हेलो एवरीवन, फाइनली आज हम क्रिएचर यूनिवर्स का वॉर ऑफ द डेमन सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में आ चुके हैं और आज 5 एपिसोड की सीरीज समाप्ति की ओर अग्रसर है। अगर अभी तक आपने इस बेहतरीन जर्नी में जो कुछ भी हुआ है अगर नहीं देखा है तो जाकर क्रिएचर यूनिवर्स की प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए। मैं शुरू में थोड़ा सा रिकैप ज़रूर दे दूंगा। अगर आप पूरी कहानियाँ शुरू से ही फॉलो करते आए हैं तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप स्किप करके वहाँ से आगे की कहानी ज़रूर सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अभी तक इस जर्नी में हुआ क्या है। तो दोस्तों, कलयुग अपने आखिरी चरण में आ चुका था। अमेरिका के व्हाइट हाउस को दुनिया के सबसे सुरक्षित जगहों में से माना जाता है। उसे प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली सहित उड़ा दिया गया था। पूरी दुनिया इससे दंग थी। वर्ल्ड के सुपर पावर अमेरिका के साथ ऐसा हुआ और पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। करप्शन को थोड़ा जगह मिली तो चोरी चकारी और जुर्म भी बढ़ने लगे। पूरी दुनिया में अराजकता फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे के कत्लेआम पर मजबूर हो चुके थे। सालों से दुनिया में छुप कर रह रहे दाम जंतु धीरे धीरे निकल कर बाहर आकर लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। इसी समय सबसे अग्रज दाम जंतु क्षोभदंत को उसकी वैम्पायर सेना ने जगाया और वृकंप को उसकी मानव भेड़ियों की सेना ने। निकोलसन आने वाले खतरे को भांप चुका था, अतः अपने सभी सवालों के जवाब ढूंढने भारत रवाना हुआ, जहां पर उसकी मुलाकात महेश नाम के व्यक्ति के साथ हुई, जिसकी पीठ पर एक वेंडिगो का घाव था जो फैलता ही जा रहा था। दोनों के लक्ष्य एक थे। अब दोनों ने साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करने की सोची, जिसके लिए उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय में सहेजे सालों पुराने अध्ययन खगोलने पड़े, जहां यह पता चला कि सारे दाम जंतु, वेंडिगो, वेयरवुल्फ, स्किनवॉकर्स और वैम्पायर्स सभी का आपस में खून का ही रिश्ता है और यह केवल चांदी की धातु और सूरज की रोशनी से ही मारे जा सकते हैं। पर सूरज कई हफ्तों से बादलों और कोहरों की ओट में ही छिपा रहा। महेश के पीठ पर लगा वह घाव दुनिया में मौजूद आखिरी वेंडिगो द्वारा ही दिया गया था। महेश के घाव के बारे में उस किताब में यह भी लिखा हुआ था कि इन सारे दाम जंतुओं के दांतों में एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो यदि काटने पर शरीर में चला जाए तो वह मानव इंसान भी उसी दाम जंतु में बदल जाता है। और इसी तरल पदार्थ का इस्तेमाल कर क्षोभदंत ने अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रसिया सहित अन्य उत्तरी भूगोल को अरबों वैम्पायर्स की सेना में परिवर्तित कर दिया था। वहीं वृकंप की सेना ने पूरे मिडिल ईस्ट सहित सारे दक्षिणी भूगोल को मानव भेड़िया पर परिवर्तित कर भारत की ओर बढ़ रहे थे। इधर 4 दाम जंतुओं में से एक स्किनवॉकर, जो कि रूप बदलने में माहिर होते हैं, उनका भी कुछ पता नहीं चला था। तभी महेश को उसके रेंजर दोस्त रीता, सुमन और अभिनव मिले और सारे दाम जंतुओं का शिकार करने लगे। इसी लड़ाई में महेश को कुछ वैम्पायर्स पिशाच राज क्षोभदंत के निकट ले गए, जिसने अपने पिशाची दांतों से पिशाची तरल पदार्थ महेश के शरीर में डाल दिए। महेश के शरीर में वेंडिगो के साथ साथ एक पिशाच का तरल पदार्थ भी मौजूद था। यहाँ रीता और उसके साथी निकोलसन सहित बाबा स्वामीनंद से मिलते हैं, जो रीता को बताते हैं कि अब कलयुग का अंत निकट है और तुम सब मिलकर धर्म की रक्षा नहीं कर पाओगे। अब भगवान के अवतार का समय निकट है। बाबा ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे। वहाँ मौजूद निकोलसन को कुछ समझ नहीं आया कि बाबा ने क्या कहा है, मगर जब सुमन ने बताया कि अब धरती पर स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला रह गया। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुदेव ने भी ईश्वर के अवतार के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी। रीता और उसके दोस्त अकेले इतनी बड़ी पिशाची और भेड़ियों की सेना का सामना नहीं कर सकते थे। इधर कुरुक्षेत्र में जब क्षोभदंत और वृकंप की सेनाएं आमने सामने आईं तो क्षोभदंत ने वृकंप के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्षोभदंत ने कहा, मेरे अनुज वृकंप, चाहे तुम कितने ही नीच निकल जाओ, लेकिन हम तो हैं एक ही खून के। दुर्भाग्य से विदाल और भीख की कोई संतानें नहीं बच पाई, अतः हम ही केवल इस दुनिया में शेष मात्र रह गए हैं। आपस में मुठभेड़ कर इन दूत देवों की योजना का हिस्सा मत बनो।
आधी पृथ्वी पर तुम राज करो, आधी पर मैं करता हूँ। विक्रम ने क्षोभदंत को गले लगा लिया। तुम सही कहते हो भ्राता, इन देवताओं ने हमेशा से हमारे खिलाफ योजनाएं बनाई है। सदियों पुराना शुक्राचार्य ने जो स्वप्न देखा था उसे हमने पूरा किया है। दोनों भाई आपस में गले मिल जाते हैं। दोनों भाइयों के चेहरे पर एक संदेहजनक मुस्कान थी। अचानक हुए उस हृदय परिवर्तन से दोनों ओर की सेनाएं हतप्रभ थीं। पिशाचों के सेनापति सहाय को यह ठीक नहीं लग रहा था। पिशाच राज क्षोभदंत को अचानक यह क्या हो गया है? उन्होंने तो हमें पूरी दुनिया जीत कर राज करने के लिए कहा था। युद्ध को रद्द कर दिया गया। क्षोभदंत और विक्रम अपने शिविर में बैठे शराब के मद में चूर थे। पिशाच सेनापति को कुछ गड़बड़ी की भनक लग चुकी थी। उसने वापस से उसी गुफा का दौरा किया तो वह सन्नपट्ट रह गया। उसने देखा कि पिशाच राज क्षोभदंत और मानव भेड़ियों के सरदार विक्रम की लाशें वहीं पड़ी हुई हैं। एक बड़ी चांदी की तलवार दोनों के हृदय के आर पार कर दी गई है। यह देख सेनापति सहाय अवाक था, क्योंकि अगर यह पिशाच राज और विक्रम यहाँ हैं तो फिर वहाँ शिविर में कौन है? स्किन वॉकर्स। दोस्तों, अभी तक हमें इसी प्रजाति की भनक नहीं है। निकोलसन ने पहले भी शेप शिफ्टर्स का सामना कर चुका है। अच्छा होगा इस बारे में निकोलसन हमें बताए, रीता ने टीम मीटिंग के दौरान कहा। निकोलसन ने खड़े होकर संबोधित करते हुए कहा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो भी स्किन वॉकर किसी इंसान का वेश बदल लेता है तो समझो वह इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी बात, यह जिस किसी का भी शरीर धारण करते हैं उनकी यादें, तरीके कॉपी कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। हो सकता है हम में से ही कोई स्किन वॉकर हो। सभी एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। सुमन अभिनव को काफ़ी देर तक घूरती रही, मगर वह निगाहें शक की नहीं थीं। निकोलसन ने आगे कहा, सिर्फ एक ही तरीका है कोई स्किन वॉकर को पहचानने का, और वह है उनकी आँखें, जो आईने में पीली दिखाई देंगी। और उन्हें मारने का भी केवल एक ही तरीका है, उनकी असली पहचान करके उनके सामने बता दो, वह मर जाएंगे। बस? सुमन ने पूछा। इतना आसान नहीं है उनकी पहचान खोज निकालना, वह कई रूप बदलते रहते हैं। सभी ने अपने अपने हथियार जुटाए और निकल पड़े ईश्वर के अवतार को ढूंढने। राजस्थान में किसी जगह रीता, निकोलसन, सुमन और अभिनव अपनी जीप से किसी बंजर रोड पर जा रहे थे। सभी के सभी थके हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पिशाचों का जत्था थोड़ी दूर पर लड़ रहा था। वहां पर एक युवक भी मौजूद था जिसके हाथों में एक चांदी की तलवार थी और वह बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। अभिनव, वो देख, वहां पर कोई है, गाड़ी घुमा। अभिनव ने जीप उस तरफ घुमाई और सभी वहां पहुंचते हैं। रीता और सभी दोस्त उन पिशाचों के ऊपर टूट पड़े और उन सभी को मार गिराया। वहां पर खड़े युवक को देख सभी हैरान थे। उसकी उम्र यही कहीं 15 से 16 वर्ष की रही होगी। तुम कौन हो युवक? रीता ने पूछा। और यहाँ क्या कर रहे हो? उस युवक ने मधुर स्वर में कहा, जी मेरा नाम कल्कि है और इन पिशाचों ने मेरा गांव उजाड़ दिया है। कल्कि? अभिनव बोला, यह नाम तो। अचानक अभिनव उस युवक के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम हो गया। आप आ गए प्रभु, आप आ गए प्रभु, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ प्रभु। अचानक हुए इस बर्ताव से वह युवक भी घबरा गया। रीता ने अभिनव से पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो अभिनव? अभिनव ने कहा, अरे अधर्मियों, स्वयं कल्कि अवतार तुम्हारे सामने खड़े हैं, महाभारत भूल गए तुम? अचानक सभी धरती पर हाथ जोड़कर लेट गए, सिवाय निकोलसन के। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कर क्या रहे हैं। अरे गाइस, मैं कोई कल्कि वल्कि नहीं हूँ, मेरे पिताजी ने यह नाम रखा है, मुझे तो यह पसंद भी नहीं है। अचानक सभी अपने पैरों में खड़े हुए। क्या तुम भगवान विष्णु का अवतार कल्कि नहीं हो? अभिनव ने पूछा। अरे नहीं हूँ कोई अवतार, इंसान हूँ तुम लोगों की तरह। मुझे पहले से ही पता था वह बाबा हमें बेवकूफ़ बना रहा है, अभिनव ने कहा। मामला जरा गंभीर के साथ साथ हास्यास्पद भी हो चला था। सभी जीप में बैठे और आगे बढ़े। तुम्हें यह तलवार कैसे मिली और तुम्हें कैसे पता चला कि पिशाचों को ऐसे ही मारते हैं? रीता ने पूछा। कल्कि ने जवाब दिया, मेरे पिताजी भी आप लोगों की तरह ही एक हंटर थे। उन्होंने मुझे यह तलवार दी थी, हालांकि अब वह दुनिया में नहीं है। इधर सेनापति सहाय हाथों में चांदी की तलवार लिए क्षोभदंत के कक्ष में उसे मारने के लिए गया।
शोभदंत के भेष में छुपा हुआ स्किनवॉकर सो रहा था। उसी समय सहाय ने अपनी तलवार उसके आर पार घुसा दी, मगर यह क्या, उसे कुछ नहीं हुआ। उसने अपने हृदय से वह तलवार वापस से निकाल उल्टा सहाय की खोपड़ी में घुसा दी। मुझे मारना इतना आसान नहीं है बेवकूफ। शोभदंत ने अपनी गुफा में महेश को रखा हुआ था। मरने से पहले उसने अपने दांत उसके शरीर में गड़ाए थे, जबकि वेंडिगो का तरल पदार्थ उसके शरीर में पहले से ही मौजूद था। उन दो भयानक तरल पदार्थों के शरीर में मिल जाने के कारण एक ऐसा रासायनिक प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पड़ा कि वह एक बड़े भारी और अजीब जीव में परिवर्तित हो चुका था। वह मानो एक काले घोड़े के समान दिखाई दे रहा था, जिसके सिर में वेंडिगो दानों जैसी सींगें थीं और दो पिशाची दांत निकले हुए थे। उसे बांध कर रखा गया था ताकि देवताओं की चालाकियों से निपटने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। इधर कल्कि ने बताया कि पूरी दुनिया को दानव मुक्त हमें ही करना होगा, जो कि बेहद असंभव था। लेकिन हम करेंगे कैसे? रीता ने कहा। कल्कि ने जवाब दिया, इस समय पिशाचियों और भेड़ियों में इस बात की चर्चा है कि दोनों के मुखिया ने आपस में संधि कर ली है, जो कि असंभव है क्योंकि युगों से चली आ रही यह दुश्मनी अचानक दोस्ती में परिवर्तित होना थोड़ा शक पैदा करती है। इसका क्या मतलब? अभिनव ने पूछा। इसका मतलब तो एक ही है कि शोभदंत और विक्रम के शरीर में स्किनवॉकर हैं, रीता ने अंदाजा लगाया। बिल्कुल सही। ऐसे में हमें यह सच्चाई भेड़ियों और पिशाचों के बीच फैलानी होगी और पूरी दुनिया के दाम जंतु आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएंगे और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। सभी लोग कल्कि का यह जवाब सुन मंत्रमुग्ध थे। स्मार्ट किड, निकोलसन ने कहा। थैंक यू। और कुछ ही दिनों में सारे दाम जंतु एक दूसरे को मार गिराने में आमादा हो गए। इस घटना की उड़ती हुई खबर शोभदंत और विक्रम तक आई। साथ साथ उन्हें यह भी पता चला कि कुछ इंसान अब भी जीवित हैं और उन्होंने यह खबर फैलाई है। तो उन्होंने उन लोगों को बंदी बनाने के लिए कहा और आखिरकार उन सभी को पकड़कर एक बड़े स्टेडियम के अंदर मौजूद किया गया। रीता, निकोलसन, अभिनव, सुमन और कल्कि सभी को बांधकर एक ऊंचाई तक लटकाया गया था। शायद उनके सामने शेर को छोड़ा जाए, ऐसा सभी को लग रहा था। स्टेडियम में लाखों की तादाद में पिशाचियों और मानव भेड़ियों की भीड़ इकट्ठा इस खेल को शुरू होने का इंतजार कर रही थी। सिंहासन में बैठे विक्रम और शोभदंत ने खेल शुरू करने की आज्ञा दी और पिंजरा खोल दिया गया। एक जोरदार चिंगाड़ सुनाई दी और एक काला घोड़े जैसा जीव सामने आया। वह महेश था। वह पूरी गति से उन पांचों की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर जैसे ही वह कल्कि के समीप आया, अचानक वह रुक गया। अचानक कल्कि का बंधन मुक्त हो गया और वह अपनी खड़क ले महेश घोड़े पर सवार हो गया। महेश ने अपने आगे के दोनों पैर हवा में उछाले और सभी हैरान रह गए। रीता, अभिनव, निकोलसन और सुमन के बंधन भी अपने आप खुल गए और उन्होंने कल्कि के पीछे एक अलौकिक प्रकाश देखा। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। तुम सभी अपने हथियार उठाओ और इन सब का सर्वनाश कर दो। अचानक उनकी उंगली में एक दिव्य सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और जिसके तेज से सभी ने अपनी आंखें बचाईं। रीता और उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद पिशाचों को मारने लगे। यहाँ काले घोड़े में सवार कल्कि अपनी भुजाओं में खड़ग धारण किए सारे दाम जंतुओं का संहार करते विक्रम और शोभदंत की ओर बढ़ रहे थे। वह दोनों मानो पत्थर की मूर्ति की भांति जम चुके थे और एक पल में ही उन सभी के शरीर धड़ से अलग हो गए। कल्कि ने सुदर्शन को आदेश दिया कि सारी पृथ्वी से दाम जंतुओं का विनाश कर दो और कुछ ही पलों में पृथ्वी के सारे दानवों का अंत कर सुदर्शन वापस आ गया। रीता, निकोलसन, सुमन, अभिनव भगवान के आगे नतमस्तक थे। उठो मेरे भक्तों, इस पृथ्वी में अब नए युग का स्वागत करो और धर्म की स्थापना करो। इतना कहते ही कल्कि एक तेज रोशनी में अंतर ध्यान हो गए। निकोलसन सहित सभी की आंखों में अश्रु थे। तो फाइनली दोस्तों, वॉर ऑफ द डीमन सीरीज यहीं खत्म होती है। अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर व्यक्त कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर कहानियों की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप तमनाशक शरीर एक बार ज़रूर सुनें। मैं ऐसे ही बेहतरीन कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।